Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes. Guys, हमने कंपनी लॉ की क्लास स्टार्ट की थी। सेक्शन हमने 230 से सेक्शन 232 बात कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 24 है। हमने कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात शुरू की थी। आज हमारी क्या है, सेकंड क्लास है इसकी, और ट्राई करेंगे जितना जल्दी हम इसको कवर कर सके उतना जल्दी हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब क्या है, हमने बात स्टार्ट की थी कि जो ये मर्जर है और जो ये अमलगमेशन है, कंपनीज एक्ट के अंदर जो ये मर्जर है एंड जो अमलगमेशन ये हैज पर द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो है रेगुलेट होके यहाँ पर चलते हैं। अगर मैं सेक्शन की बात करूं कंपनीज एक्ट के, भाई कौन कौन से सेक्शन मर्जर और अमलगमेशन पे कंपनी एक्ट के अंदर लगते हैं, करता हूं। सेक्शन 230, 231, 232, 233, 234, 237, 239, 240, ये तो सेक्शन लगते हैं किस पे, मर्जर और एंड अमलगमेशन के ऊपर। और उसके बाद इसके साथ कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन रूल 2016 रूल 1 से लेके 29 तक बात करता है मर्जर और अमलगमेशन के बारे में। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑफ सेक्शन 232 एंड सेक्शन 230 और 232 की कनेक्टिविटी क्या है, बात कर लेते हैं। जो सेक्शन 230 है, 230 डील करता है किससे, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट से, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। जो सेक्शन 230 है बात करता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट से, और जो सेक्शन 232 है, सेक्शन 232 है वो बात करता है मर्जर अमलगमेशन से। किससे बात करता है, मर्जर अमलगमेशन। मर्जर अमलगमेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, so for merger and amalgamation we have to follow section 230। तो जो मर्जर अमलगमेशन जो होता है वो भी एज पर द कॉम्प्रोमाइज स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होकर यहाँ पर चलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर इसके बारे में। ये तो हमने पढ़ लिया कि सेक्शन 230 क्या है, सेक्शन 232 क्या है। भाई सेक्शन 230 बात करता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, और 232 बात करता है मर्जर और अमलगमेशन की। और जो मर्जर और अमलगमेशन होता है वो भी हैज पर दी स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट होकर यहाँ पर चलता है। आगे बढ़ते हैं, पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विद क्रेडिटर एंड मेंबर। सेक्शन 230, सेक्शन 230 जो है, सेक्शन 230 बात करते हैं पावर टू कॉम्प्रोमाइज, पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट with creditors and members, सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 बात कर लेते हैं। सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 एप्लीकेशन फॉर मेकिंग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेशन फॉर मेकिंग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, वेयर a compromise arrangement is proposed to between a company and its creditor or class of them, या फिर company and its member or class of them। अगर कोई compromise arrangement propose हुआ है कंपनी के बीच में और क्रेडिटर्स के बीच में, या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के बीच में, या कंपनी के बीच में और मेंबर्स के बीच में, या क्लास ऑफ मेंबर्स के बीच में, तो एक एप्लीकेशन लगती है किसको, ट्रिब्यूनल को। एनसीएलटी में क्या लगती है, एप्लीकेशन लगती है। एप्लीकेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंपनी और क्रेडिटर और मेंबर, कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है, कंपनी भी लगा सकती है,
क्रेडिटर्स भी लगा सकता है, मेंबर भी लगा सकता है। और इन केस ऑफ कंपनी विच इज बिंग वाउंड अप द लिक्विडेटर अपॉइंट अंडर द एक्ट, अगर कंपनी क्या हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए एप्लीकेशन कौन लगा सकता है, लिक्विडेटर, जिसको अपॉइंट किया गया है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर। हैज द केस मे बी ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, एनसीएलटी फिर क्या करेगा, एनसीएलटी के पास जैसे एप्लीकेशन आ जाएगी तो एप्लीकेशन आते ही एनसीएलटी क्या करेगा, ऑर्डर करेगा किस चीज के लिए, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स के लिए या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के लिए, मीटिंग ऑफ मेंबर्स के लिए, क्लास ऑफ मेंबर्स के लिए। हैज द केस मे बी to be called, held and conducted in such manner as the tribunal direct. Explanation. For the purpose of this subsection, arrangement include reorganization of company's share capital by the consolidation of, मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर अरेंजमेंट के अंदर क्या इंक्लूड होता है, अरेंजमेंट के अंदर इंक्लूड होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ the company's share capital by consolidation of share of different class or by division of share into the shares of different class or by both of those method। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई भी कंपनी और क्रेडिटर्स या कोई भी कंपनी या फिर मेंबर्स या क्लास ऑफ देम अगर वो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट प्रपोज कर रहे हैं तो वो एनसीएलटी में क्या लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे। एप्लीकेशन कौन लगा सकता है, कंपनी भी लगा सकती है, क्रेडिटर्स भी लगा सकता है, मेंबर भी लगा सकता है। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है ना, अगर कंपनी वाउंड अप में जा रही है तो लिक्विडेटर भी क्या कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। उसके बाद ट्रिब्यूनल जो क्या करेगा, ऑर्डर देगा किस चीज के लिए, मीटिंग के लिए। मीटिंग किसकी, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स की या क्रेडिटर्स की, मेंबर की, क्लास ऑफ मेंबर्स की, हैज द केस मे बी। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 2, एडिशनल डॉक्यूमेंट टू द ट्रिब्यूनल। जब आप क्या करोगे, जब आप एप्लीकेशन लगाओगे एनसीएलटी में, जब आप एप्लीकेशन एनसीएलटी में लगाओगे तो उसके साथ आप क्या करोगे, एडिशनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट करके यहाँ पर चलोगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो बात कर लेते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, द कंपनी और एनी अदर पर्सन बाय हुम एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1। भाई क्या कहना चाह रहा है, जो कंपनी है या कोई दूसरा पर्सन जिसके द्वारा क्या की गई है, एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगाई गई है, तो वो क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा टू द ट्रिब्यूनल बाय एफिडेविट, एफिडेविट के जरिए क्या क्या डिस्क्लोज करेगा, that all the material fact relating to the company such as latest financial position of the company, latest audit report on the accounts of the company, pendency of any investigation proceeding against the company, इसके बारे में बताएगा। reduction of share capital of the company if any include in the compromise arrangement, any scheme of corporate debt restructuring consented by not less 75% of the secured creditors in value including creditor's responsibility statement in the prescribed form, safeguard for the protection of the other secured unsecured creditor, report by the auditor that fund requirement of the company after the corporate debt restructuring has approved shall conform to the liquidity test based upon the estimate provided to them by the board, where the company proposed to adopt the corporate debt restructuring guidelines specified by the Reserve Bank of India statement to that effect, and a valuation report in respect of share or property and all assets tangible and intangible movable immovable of the company by the registered value। तो ये सारे का सारा क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट जो है, एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है ये बताने पड़ेंगे। साथ की साथ जो ये स्टेटमेंट्स हैं, जो एफिडेविट्स हैं, जो डेक्लरेशंस हैं, ये साथ की साथ देनी पड़ेगी। आपको ये लर्न करना है भाई, जब आप एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगाओगे तो साथ के साथ आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट ये बता के यहाँ पर चलनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 230 सबसेक्शन 3, सेक्शन 230 सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 230 सबसेक्शन 3, नोटिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, वेयर मीटिंग ऑफ द परपोज, वेयर मीटिंग इज प्रपोज टू बी कॉल्ड, जहां पर क्या है, सेक्शन 230 सबसेक्शन 3, नोटिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, वेयर अ मीटिंग इज प्रपोज टू बी कॉल्ड परसुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, जहां पर क्या हुआ है, ट्रिब्यूनल ने, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया है किस चीज का, क्रेडिटर्स की मीटिंग का, मेंबर्स की मीटिंग का, डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग का या क्लास ऑफ दैम, ठीक है ना।
तो क्या होगा, द कंपनी इंडिविजुअली एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी which shall be accompanied by statement disclosing the detail of compromise arrangement, a copy of valuation report if any, and explaining their effect on creditors, key managerial personnel, promoter, non-promoter member, and the debenture holder, and the effect of compromise arrangement on the material interest of the director of the company and the debenture trustee, and such other matters as may be prescribed. भाई क्या होगा, जैसे ही मीटिंग जो है, मतलब ऑर्डर जो पास किया ट्रिब्यूनल ने मीटिंग का, तो नोटिस ऑफ मीटिंग शैल बी सेंड टू द, उसका नोटिस जो होगा मीटिंग का, वो मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, क्लास ऑफ देम इंडिविजुअली क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। इंडिविजुअली क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। इंडिविजुअली एट द रजिस्टर्ड एड्रेस विद द कंपनी अकम्पेन्ड बाय द स्टेटमेंट, और साथ की साथ क्या होगा, स्टेटमेंट भी उसके साथ लगेगी जिसमें हम पूरा वैल्यू कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की डिटेल बताएंगे, वैल्यूएशन रिपोर्ट बताया जाएगा, उसका इफेक्ट डायरेक्टर पे, क्रेडिटर्स पे, प्रमोटर पे, नॉन प्रमोटर पे, सबके साथ उसका बताया जाएगा। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो बी प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड इफ एनी, अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वो क्या किया जाएगा, कंपनी की वेबसाइट पे भी बताया जाएगा। And in case of listed company, these documents shall be sent to the Security Exchange Board of India and Stock Exchange where the security of the company are listed for placing on their website. और अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसकी कॉपी कहाँ भेजी जाएगी, एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर कंपनी की सिक्योरिटी जो है लिस्टेड है, फॉर प्लेसिंग ऑन देयर वेबसाइट एंड शेल आल्सो पब्लिश इन द न्यूज़पेपर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where notice for the meeting is also issued by way of advertisement, it shall indicate the time within which copy of the compromise arrangement shall be made available to the concerned person free of charge from the registered office of the company. अगर आपने क्या किया है, नोटिस को इशू किया है by way of advertisement, तो आप एडवर्टीजमेंट के अंदर टाइम पीरियड भी बता के चलोगे कि कितने टाइम के अंदर अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की जो कॉपी है, स्कीम की जो कॉपी है, वो अवेलेबल होगी एट फ्री ऑफ चार्ज ऑफ द फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो ये बात हो गई नोटिस की और एडवर्टीजमेंट की। आगे बात करते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 4 की। सेक्शन 230 सबसेक्शन 4 की, वोटिंग इन द जनरल मीटिंग। ए नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 a notice under subsection 3 shall provide that person to whom notice is sent may vote in the meeting either themselves or through proxy or by postal ballot। मतलब जिन जिन पर्सन्स को मीटिंग के लिए नोटिस भेजा गया था वो या तो खुद से या प्रॉक्सी से या पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं टू अडॉप्शन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, 1 महीने के अंदर अंदर। Provided that any objection to the compromise arrangement shall be made only by the person holding not less than 10% of the shareholding or having outstanding debt amounting to not less than 5% of the total outstanding debt as per the latest audited financial statement। अगर किसी को compromise arrangement को ऑब्जेक्ट करना है तो सिर्फ वही पर्सन ऑब्जेक्ट कर सकते हैं जिनके पास not less than 10% of the shareholding or having outstanding debt amounting not less than 5% है, अगर उनके पास ये है। आगे बात करते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 5। सेक्शन 230 सबसेक्शन 5 की बात करते हैं। वेरियस अथॉरिटी टू हुम नोटिस शैल बी सेंड। वेरियस अथॉरिटी मतलब आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का नोटिस किन किन अथॉरिटी को देंगे। Notice under subsection 3 along with all the document in such form as may be prescribed shall also be sent to the center government, the income tax authority, Reserve Bank of India, Security Exchange Board, Registrar, Stock Exchange, Official Liquidator, Competition Commission of India। तो इन सबको आप क्या करके चलोगे, नोटिस देके यहाँ पर चलोगे।
सेक्शन 230 सबसेक्शन 6 स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन special resolution where at the meeting held in pursuance of subsection 1 majority of person representing 3/4 in value कि भाई क्या है, जब मीटिंग हुई है तो जितने मेजोरिटी ऑफ पर्सन्स है, जो मतलब मेजोरिटी ऑफ पर्सन जो 3/4 वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स या मेंबर क्लास ऑफ मेंबर हैज द केस में भी वोट कर सकते हैं in person by proxy या postal ballot, agree कर सकते हैं to any compromise arrangement, and if such compromise arrangement is sanctioned by the tribunal by an order, the same shall be binding upon the company, all the creditor, class of creditor, member, class of member as the case may be, or in case of company being wound up, the liquidator appointed under this act under the insolvency and bankruptcy code as the case may be, and the contributory of the company। ये कहना चाह रहा है कि जब कंपनी की मीटिंग होगी तो किस तरह से कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट को अप्रूव किया जाएगा। मेजोरिटी ऑफ पर्सन्स, अगर क्रेडिटर्स की मीटिंग है तो मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो 3/4 ऑफ वैल्यू जो करते हैं, हेल्ड करते हैं, जो वोट करते हैं इन फेवर ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, या तो इम्पर्सनल या प्रॉक्सी के द्वारा या पोस्टल बैलेट के द्वारा, और बाद में उसको कौन, सेम मेंबर के केस में ऐसे ही, और उसको अगर एनसीएलटी सैंक्शन कर दे, ऑर्डर पास कर दे, तो वो सारे का सारा बाइंड होगा कंपनी के ऊपर, क्रेडिटर्स के ऊपर, मेंबर्स के ऊपर, क्लास ऑफ देम, ऑफिशियल लिक्विडेटर के ऊपर, अगर कंपनी क्या हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है। आगे बात कर रहे हैं पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। सेक्शन 230 सबसेक्शन 7 बात करता है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल की। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, an order made by the NCLT tribunal under subsection 6 shall provide for all or any of the following matter, namely, where the compromise arrangement provides for the conversion of preference share into equity share, such preference share shall be given an option to either obtain arrear of dividend in cash or accept equity share equal to the value of the dividend payable। उनको ऑफर किया जाएगा या तो वो जो भी उनका डिविडेंड है जो उनको पेड नहीं हुआ था, या तो वो कैश में डिविडेंड ले ले, या फिर अपने जितना भी डिविडेंड की वैल्यू है उतना इक्विटी शेयर ले ले। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, इफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिजल्ट इन द वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, इट शैल बी गिवन इफेक्ट टू अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48। If the compromise arrangement is agreed by the creditor under subsection 6, any proceeding pending before the Board of Industrial and Financial Reconstruction established under section 4 of the Sikh Industrial Companies Act 1985 shall be obeyed। मतलब फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने किसी सिख कंपनी का कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो क्या किया है, ऑर्डर किया है उसके लिए एनसीएलटी ने, तो वहां पे जो सिक्का के प्रोविजंस हैं वो अबेट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, such other matter including exit offer to dissenting shareholder if any has per the opinion of the tribunal necessary to effect implement the terms of compromise arrangement, provided that no compromise arrangement shall be sanctioned by the tribunal unless a certificate by the company's auditor has been filed with the tribunal to effect that the accounting treatment if proposed in the scheme of compromise arrangement is in conformity with the accounting standard prescribed in the section 133। भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि जो हमारे ऑडिटर्स हैं, कंपनी के ऑडिटर्स हैं, वो क्या ना कर दे, सर्टिफिकेट ना दे दे कि जो ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया गया है ये एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया गया है, जो एज पर सेक्शन 133 के अंदर बताया हुआ है। तो ये पावर होती है सारी की सारी किसकी, ट्रिब्यूनल की। और पावर क्या क्या है भाई, कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है कन्वर्जन का, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का। जहां पर वेरिएशन की बात आती है तो सेक्शन 48 के अलग से प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। अगर सिख कंपनी का कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एग्रीड हुआ है, ठीक है ना, तो उस केस में जो ये सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं ये अबेट हो जाएंगे, और इस तरह से ये पावर की बात करता है। आगे बात करते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 8। अफेक्टिव डेट क्या होती है, व्हाट यू मीन बाय अफेक्टिव डेट। अफेक्टिव डेट का मीनिंग क्या होता है,
सेक्शन 230 सबसेक्शन 8, the order of the tribunal shall be filed with the registrar by company within a period of 30 days of the receipt of the order. effective date का मीनिंग होता है भाई द ऑर्डर, जिस दिन हम आरओसी के अंदर ऑर्डर फाइल करते हैं, एनसीएलटी का ऑर्डर फाइल करते हैं, तो वो क्या होती है, इफेक्टिव डेट के ऊपर चलती है 30 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें आरओसी के अंदर क्या करना पड़ेगा, आईएनसी 28 के अंदर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। सेक्शन 230 सबसेक्शन 9, डिस्पेंस विद द कॉलिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। The tribunal may dispense with the calling of meeting of creditors, class of creditor, where creditors or class of creditor having at least 90% value agreed and confirmed by way of affidavit to the scheme of compromise arrangement। भाई क्या है कि अगर 90% से ज्यादा क्रेडिटर्स जो है, कम से कम 90% जो क्रेडिटर्स है, वैल्यू है क्रेडिटर्स की, अगर वो एग्री हो जाए, वो कंफर्म कर दे, भाई वो एफिडेविट दे दे कि भाई हम एग्री हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट से, तो उस केस में क्या होगा, अलग से मीटिंग कराने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद कहते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 10, स्कीम ऑफ बायबैक। No compromise or arrangement in respect of buyback of security under this section shall be sanctioned by tribunal unless such buyback is in accordance with the provision of section 68। आपको 68 के प्रोविजंस को, सेक्शन 68 के प्रोविजन जो कि बायबैक से रिलेटेड है, उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 230 सबसेक्शन 11, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड टेक ओवर। एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मे इंक्लूड टेक ओवर, ऑफर मेड इन सच मैनर हैज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, provided that in case of listed company take over shall be as per the regulation of। मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होती है उसके अंदर टेक ओवर भी इंक्लूड होता है अनलिस्टेड कंपनी के केस में, और अगर लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर होता है उसके लिए आपको सेबी टेक ओवर कोड को प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, जो रेगुलेशन बने हुए हैं टेक ओवर के, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 230 सबसेक्शन 12, एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल। एन एग्रीव्ड पार्टी An aggrieved party may make an application to the tribunal in event of any grievances with respect to the takeover offer of the company other than listed company। ये अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है भाई। अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी का, एक अनलिस्टेड कंपनी किसी दूसरी अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर कर रही है, तो उसके लिए क्या होगा, एग्रीव्ड पार्टी, जो पार्टी खुश नहीं है टेक ओवर से, वो क्या कर लेगी, एप्लीकेशन देगी, किस चीज के रिगार्डिंग, ट्रिब्यूनल को, tribunal को in the event of any grievances with respect to the takeover of the company other than listed company in such manner has may be prescribed and the tribunal may on application pass such order has may deem fit। तो ये बात है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे रखा है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है ये नीचे सारा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे रखा है, सेम हैज इट इज जो अभी हमने पढ़ा है। तो आप इसको आराम से देख लेना, सेम टू सेम वही है, कोई अलग पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट चार्ट फॉर्म में। कॉम्प्रोमाइज, अ कंपनी में मेक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विद मेंबर, क्लास ऑफ मेंबर, क्रेडिटर, क्लास ऑफ क्रेडिटर। कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एक्स लिमिटेड का, एक्स लिमिटेड कंपनी क्रेडिटर्स के साथ या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के साथ या मेंबर्स के साथ, क्लास ऑफ मेंबर्स के साथ। कॉम्प्रोमाइज कब होता है, देयर कैन बी डिस्प्यूट बिटवीन कंपनी, क्लास ऑफ कंपनी, class of creditors, members, class of member। to remove the dispute they can make compromise as per section 230। अगर कंपनी के बीच में, क्रेडिटर्स के बीच में, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के बीच में या मेंबर्स के बीच में, क्लास ऑफ मेंबर्स के बीच में क्या है, अगर डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप लगा सकते हो एनसीएलटी को फॉर द कॉम्प्रोमाइज। और अरेंजमेंट क्या होता है बात करते हैं। अरेंजमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। भाई अरेंजमेंट जो है, अगर एक कंपनी का किसी क्रेडिटर्स या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर्स के साथ, अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, कोई डिस्प्यूट नहीं होता कंपनी के बीच में, क्रेडिटर्स के बीच में, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के बीच में, मेंबर्स के बीच में, क्लास ऑफ मेंबर्स के बीच में। इसमें क्या होता है, कोई डिस्प्यूट नहीं होता। बस अरेंजमेंट किसके द्वारा की जाती है, अगर इनकी किसी टर्म्स कंडीशन में, किसी राइट्स में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उस चेंज को करने के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है अरेंजमेंट की टू द एनसीएलटी। अगर आपकी अरेंजमेंट हुई है, अगर उसके साथ डिस्प्यूट है तो उसको कहते हैं
कॉम्प्रोमाइज, उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है, बात कर लेते हैं। The term compromise has not been defined under the Act. Arrangement include reorganization of share capital of the company by consolidation of share of different class and division of share into the share of different class. भाई रीअरेंजमेंट जो होती है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का। इसमें क्या होता है, डिफरेंट क्लास के शेयर्स को कंसोलिडेट करना या डिफरेंट क्लास के शेयर्स को डिवीजन करना, इसको क्या कहते हैं, अरेंजमेंट। Compromise denote agreement between two or more party for the certainment of their mutual right, obligation, and when there is an existing dispute, controversy between them or some difficulty in enforcement of their right। भाई एक ऐसा एग्रीमेंट किसी पार्टी के राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, और वहां पे अगर बीच में क्या है, डिस्प्यूट है, अगर उन पार्टीज के बीच में क्या है, डिस्प्यूट है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। उनको क्या करने के लिए, उनके बीच में राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। अरेंजमेंट क्या होती है, अरेंजमेंट इंक्लूड एडजस्टमेंट ऑफ राइट, लायबिलिटी ऑफ मेंबर। अगर आप किसी मेंबर्स के, क्रेडिटर्स के राइट्स या लायबिलिटीज को एडजस्ट करते हो, चेंज करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, अरेंजमेंट कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, compromise imply the existence of dispute. Without dispute, there cannot be any compromise of such amicable settlement of dispute compromise। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर existence of dispute। compromise के अंदर क्या होता है, existence of dispute होता है, but arrangement के अंदर कोई dispute exist नहीं करता। जो compromise का scope होता है वो limited scope है, बट अरेंजमेंट का जो स्कोप है वाइडर स्कोप है, वाइडर। अरेंजमेंट का स्कोप क्या है, वाइडर स्कोप है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे रखा है, तो इसको आप पढ़ लेना। ये ज्यादा वैसे है कि भाई क्लास ऑफ क्रेडिटर्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, क्लास ऑफ मेंबर क्या होता है, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स क्या होता है, ये सारा जनरल है। आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 230 सब सेक्शन 2 दे रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, वो सारा इसमें बता रखा है। भाई एनसीएलटी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है, व्हाट आर द डायरेक्शन गिवन बाय द एनसीएलटी, एनसीएलटी क्या क्या डायरेक्शन देके आगे पर चल सकता है, वो बात करते हैं। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन के क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ चेयरमैन। Affidavit to be filed to NCLT. Rule 12. Provide that chairman appointed for the meeting shall file affidavit not less than 7 days before the date fixed for the meeting, showing that the director regarding issue notice and advertisement have been duly complied with। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मीटिंग के 7 दिन पहले जो चेयरपर्सन है मीटिंग का, वो क्या करेगा, एनसीएलटी के अंदर एफिडेविट फाइल करेगा। एफिडेविट फाइल करेगा भाई, जो उस एफिडेविट के अंदर वो क्या बताएगा, वो ये बता के चलेगा कि जो भी डायरेक्शन दी गई थी, नोटिस कैसे इशू करना है, एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, वो पूरी की पूरी अच्छे से क्या की गई है, कंप्लाई की गई है, उसको अच्छे से क्या किया गया है, कंप्लाई किया गया है। रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट टू द एनसीएलटी। रूल 14 क्या कह रहा है यहाँ पर, द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग और वेयर देयर आर सेपरेट मीटिंग, द चेयरपर्सन ऑफ ईच मीटिंग शैल within the time fixed by the tribunal or where time has been fixed within जहां पर कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया, within 3 days after the conclusion of the meeting submit a report to the, जैसे ही मीटिंग होगी उसके 3 दिन के अंदर अंदर, अगर टाइम फिक्स नहीं किया गया तो 3 दिन के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल को मीटिंग के बारे में रिपोर्ट क्या करेंगे, फाइल करेंगे, और फॉर्म क्या होगा उसका, CAA 4 में, CAA 4 में। आगे बढ़ते हैं, what is the requirement of quorum of the meeting convened for the purpose of compromise arrangement। NCLT has discretion fixing the quorum and the procedure to be followed at the meeting, including voting in person, proxy, postal ballot and through electronic mail। but फिर भी explanation, for the purpose of this rule voting through electronic means shall take effect mutandis in accordance with the provision specified under the rule 20 of the company
कॉम्प्रोमाइज कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। नोटिस कैसे इशू होगा वो बात कर लेते हैं। भाई जो नोटिस है, जो आप नोटिस भेजोगे वो कैसे इशू होगा? हैज पर रूल 6 एंड 7 ऑफ द सेक्शन 230 सबसेक्शन 3। जो आप नोटिस है, where meeting of any class of creditors or member has been directed to convene the meeting, the notice of such meeting pursuant to order of NCLT shall be given in such manner has been prescribed। और कौन से फॉर्म के अंदर दिया जाएगा नोटिस? CAA 2 के अंदर। CAA 2 के अंदर सेपरेटली इंडिविजुअली हर एक क्रेडिटर्स को, मेंबर्स को भेजा जाएगा। Notice shall be sent to chairperson appointed for the meeting, or if the tribunal so direct by the company और एनी पर्सन हैज द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, मतलब हर एक पर्सन को अकॉर्डिंगली जिसको एनसीएलटी ने डायरेक्ट किया है कि आपको इनको नोटिस भेजना है, तो प्रॉपरली आप क्या करोगे? बाय स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल, हैंड डिलीवरी, जो भी है, जिस जैसे भी एनसीएलटी ने डायरेक्ट किया है, आप उन सबके एड्रेस पे भेजोगे 1 महीना पहले, बिफोर द डेट ऑफ, एटलीस्ट 1 month बिफोर द डेट ऑफ फिक्स फॉर द मीटिंग। It is hereby clarified that the service of notice of meeting shall be deemed to have been effect in case of delivery by post at the expiration of 48 hours after the letter containing the same posted। आगे बढ़ते हैं। और जो नोटिस होगा, नोटिस कौन से उसमें दिया जाएगा? एडवर्टीजमेंट CA2 के अंदर। CAA2 के अंदर नोटिस के अंदर क्या क्या कंटेंट होंगे? कंटेंट इन द नोटिस बात करते हैं। नोटिस के अंदर द डिस्क्लोजिंग द डिटेल ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, एक्सप्लेनिंग देयर इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स, की मैनेजरियल पर्सनल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर, तो बार बार उसी बात पे बात कर रहा है। रूल 9 कहता है भाई जो नोटिस है, 1 महीना पहले आप नोटिस दे के यहाँ पर चलोगे। जैसे ही मीटिंग होगी, मीटिंग के 1 महीना पहले आप नोटिस दे के यहाँ पर चलेंगे। द पर्सन हु रिसीव द नोटिस में विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस vote in the meeting either in person, through proxy, through postal ballot or through electronic pen to adopt the scheme of compromise arrangement। 1 महीने के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है? वोट कर सकता है, वोट। रूल 10 बात करते हैं। रूल 10 ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, वोटिंग बाय proxy shall be permit provided a proxy in prescribed form duly signed by person entitled to attend and vote at the meeting is filed with the company at the registered office not later than 48 hours before the meeting। भाई आप वोटिंग प्रोक्सी के थ्रू भी कर सकते हो, बट जो पर्सन एंटाइटल टू वोट है, एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग है, वो 48 आवर बिफोर द मीटिंग क्या करेगा? प्रोक्सी फॉर्म ड्यूली साइन करेगा और उसको फाइल कर देगा कंपनी को, रजिस्टर्ड ऑफिस में। वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ मेंबर और क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग होल्डर ऑफ डिबेंचर ऑफ द कंपनी ऑथोराइज एनी पर्सन टू act it is representative at the meeting of the member creditor of the company or any class of them as the case may be, a copy of resolution of the board of director or any governing body of such body corporate ऑथोराइजिंग सच पर्सन टू एक्ट इट इज रिप्रेजेंटेड एट द मीटिंग। और साथ में क्या देंगे? रेजोल्यूशन भी देके यहाँ पर चलेंगे। अगर कोई क्रेडिटर्स या मेंबर जो है बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट अपने बिहाफ पे क्या कर सकती है? किसी भी पर्सन को ऑथोराइज कर सकती है उसके बिहाफ पे क्या करने के लिए? वोट करने के लिए, एज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। और एज कंपनी को साथ के साथ क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन भी क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा उस पर्सन को ऑथोराइज करने के लिए। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड हैज प्रॉक्सी हु इज माइनर, जो पर्सन माइनर है उसको प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं किया जाएगा। जो पर्सन क्या है? माइनर है, उसको प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉक्सी ऑफ अ मेंबर और क्रेडिटर blind or incapable of write any may be accepted if such member creditor has attached his signature or mark thereto in presence of witness who had his signature in his description and address। भाई द proxy of member और creditor, जो भाई कोई भी proxy है जिसका member या creditor क्या है? blind है या incapable है, of writing may be accepted if such member or creditor has attached his signature or mark thereto in the presence of witness who shall add his signature, his description and address, provided that all the insertion in the proxy are in the handwriting of witness and such witness shall have certified all the foot of the proxy that
all such insertion has been made by him at the request and in presence of member and creditor before they attach the signature and any marks. और उसके बाद क्या है, the proxy of member or creditor who does not know English may be accepted. अगर कोई member या creditor है इंग्लिश नहीं जानता, उसको किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके प्रॉक्सी फॉर्म को may be accepted if it is executed in a manner prescribed in the preceding sub rule and the witness certified that it was explained to the member or creditor in language known to him and give the member or creditor the name in English below the signature. तो इस तरह से विटनेस क्या करेगा, सर्टिफाई करके यहाँ पर देगा कि भाई उसने मेंबर को पूरा एक्सप्लेन किया है जिस भी लैंग्वेज में वो जानता है, और गिव द मेंबर कैरेक्टर नेम इन इंग्लिश बिलो द सिग्नेचर. इफेक्ट ऑफ स्कीम. Meaning of effect of scheme. It was held that when Section 230 speak of explaining the scheme is effect, the basic of working on which certain consequences result of scheme would flow from this scheme is not required to be stated. It is only the resulting effect of scheme which is required to be stated. For instance, if share exchange ratio is clearly mentioned in the scheme, no mention is required to be made in the statement accompanying notice calling the meeting as to what manner in exchange ratio is worked out. भाई अगर आपने स्कीम के अंदर कुछ भी अच्छे से बताया है, कोई भी चीज वर्किंग की है, तो उसका अलग से आपको नोटिस के अंदर या किसी डॉक्यूमेंट के अंदर वर्किंग करने की जरूरत नहीं है. तो यही फैक्ट होता है स्कीम का. आगे बढ़ते हैं. ये सारा वही है जो हमने ऊपर पढ़ा कि किस किस को आप नोटिस दोगे, वोटिंग क्या कैसे होगी, किस तरह से वोटिंग होगी, ये सारा हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऊपर. रेजोल्यूशन कैसे पास करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये सारा वही है. ये बात करते हैं. Who can make the second application to NCLT for purpose of compromise arrangement, where the proposed compromise arrangement is agreed by the member creditor or the both as the case may be, with or without modification, the company or its liquidator shall within 7 days of the filing of the report by the chairperson present a petition to tribunal in form CAA 5 for the sanction of compromise arrangement. Where the company failed to present the petition for the confirmation of compromise arrangement, it shall be open to any creditor member as the case may be with the leave of tribunal to present the petition and company shall be liable to cost thereof. भाई अगर वैसे तो देखो कंपनी फाइल करेगी एनसीएलटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम फॉर्म CAA 5 के अंदर. अगर कंपनी फेल हो जाती है तो फिर क्रेडिटर्स जो है वे ऑन द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. रूल 16. ट्रिब्यूनल शैल फिक्स द डेट फॉर हियरिंग ऑफ पिटीशन and the notice of the hearing shall be advertised in the same newspaper in which the notice of the meeting was advertised, or in such other newspaper as the tribunal may direct, not less than 10 days before the date fixed for the hearing. भाई जिस न्यूज़पेपर के अंदर आपने एडवर्टीजमेंट दी थी उसी न्यूज़पेपर के आप क्या करोगे, आप नोटिस भी मेंशन करोगे, हेयरिंग का नोटिस भी मेंशन करोगे. और ये एडवर्टीजमेंट जो है कितने दिन पहले आप दोगे, 10 दिन पहले, जो हियरिंग फिक्स की गई उसके 10 दिन पहले आप एडवर्टीजमेंट भी करोगे. द नोटिस ऑफ द हियरिंग ऑफ पिटीशन शैल आल्सो बी सर्व बाय द ट्रिब्यूनल टू द ऑब्जेक्टर और देयर रिप्रेजेंटेटिव under subsection 4 of section 230 of the act, and the center government and other authority who have made representation under rule 8 have desire to be heard at their representation. भाई क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, नोटिस ऑफ द हियरिंग ऑफ पिटीशन शैल आल्सो बी सर्व बाय द ट्रिब्यूनल टू द ऑब्जेक्टर ऑफ or to their representative under section 4 to section 30 and to the center government and other authority who have made representation. भाई जो नोटिस है हियरिंग का, ट्रिब्यूनल अलग अलग ऑब्जेक्टर को, अथॉरिटीज को, सेंटर गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, फाइल करके यहाँ पर चल सकती है, इशू सेंड करके यहाँ पर चल सकती है. अब उसके बाद कहते हैं रूल 17. एनसीएलटी ऑर्डर फॉर अप्रूविंग द स्कीम शैल बी फाइल इन CAA 6 फॉर्म के अंदर हम फाइल करेंगे.
जो एनसीएलटी का ऑर्डर है, ठीक है ना, एनसीएलटी का ऑर्डर फाइल किया जाएगा सीएए फॉर्म के अंदर। ये चार्ट फॉर्म में बता रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ट फॉर्म के अंदर है। आपको पूरा सेक्शन 230 का समझ आ जाएगा, सेक्शन 230 का समझ आ जाएगा पूरा। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू इन्फोर्स कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, सेक्शन 231। सेक्शन 231, पावर ऑफ द एनसीएलटी टू सुपरवाइज। भाई सेक्शन 231 के अंदर सब सेक्शन 1 के पास पावर है एनसीएलटी के पास सुपरवाइज करने की। वेयर द ट्रिब्यूनल मेक एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 230 सैंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी, इट शैल हैव द पावर टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। उसके पास पावर है, वो सुपरवाइज कर सकता है किस चीज को, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट को क्या करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। और दूसरा, मे एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच ऑर्डर और एट any time thereafter give such direction in regard to any matter, make such modification in the compromise arrangement as it may consider necessary for the proper implementation of compromise arrangement। तो इसमें ये बात करके यहाँ पर चलता है। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ एनसीएलटी टू वाइंडिंग अप। पावर ऑफ एनसीएलटी टू वाइंडिंग अप। If the tribunal is satisfied that compromise arrangement sanctioned under section 230 cannot be implemented satisfactorily or without modification, and the company is unable to pay debt as per the scheme, it may make an order for the winding up of the company, and such order shall be deemed to be an order made under section 273 सॉरी। ये 273 जो है ये वाइंडिंग अप के बारे में बात करता है। अगर कंपनी ऑर्डर को अच्छे से नहीं मानती, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करती, अगर कंपनी पे हो जाती है डेट को रिपे करने में, तो उस केस में एनसीएलटी क्या कर सकता है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करके यहाँ पर चल सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 231 सबसेक्शन 3 बात करते हैं। सेक्शन 231 सबसेक्शन 3, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। The provision of these sections shall has so far as may be applied to the company in respect of which order has been made before the commencement of the act sanctioning compromise arrangement। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, provision of this section shall so far as may be applied to company। जो प्रोविजन है इस सेक्शन के वो किस पे अप्लाई होंगे, कंपनी के ऊपर, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑर्डर हैज बीन मेड बिफोर द commencement of this act sanctioning compromise and arrangement। भाई एक्ट की कमेंसमेंट होने से पहले, है ना, तो वो सारे का सारा सैंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, जो भी एक्ट से कमेंसमेंट होने से पहले कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट थे उनको सैंक्शन करने के लिए इस एनसीएलटी के ऑर्डर का क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होकर यहाँ पर चलेगा। ये सारा सेक्शन 231 दे रखा है, वही बात है, तो इसमें कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है।